अस्सलाम वालेकुम। खोए के जस्तजू के साथ मैं हूँ फायजा बुखारी और हमें यह एजाज हासिल है कि हमेशा की तरह हमारी सरपरस्ती और रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं मुमताज शायर, अदीब, कॉलम निगार, ड्रामा निगार, सफरनामा निगार, पाकिस्तान टेलीविजन के चेयरमैन मोहतरम जनाब अताउल हक कासमी साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कासमी साहब, आप और हम पूरी टीम को लेके सिंध आए हुए हैं, कराची आए हुए हैं, कितना अच्छा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो इसलिए भी अच्छा लग रहा है कि मैं कराची में रह के भी गया हुआ हूँ। 6 माह बताया 5-6 माह रहा था, तो अगरचे बहुत कुछ बदल गया है। सच्ची बात यह है, मैं आया था 60s में आया था मैं, तो उसकी यादें अब मैं जब आ रहा था इधर या कल जब मैं मुख्तलिफ जगहों पे गया तो वो बदला तो हुआ था बहुत कुछ, लेकिन फिर भी जो मेरी मेमोरीज हैं वो भी साथ साथ चल रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था। फिर ये है कि यहाँ के लोगों की मोहब्बतें वो मुझे कभी भी नहीं भूलती। हालांकि मैं पहली दफा आई हूँ, लेकिन बाकी सब लोग बहुत प्यार करने वाले हैं। खैर, कासमी साहब को तो सब लोग ही जानते हैं और मेरे साथ जो कि खुद साख्ता दानिश्वर अबरार नदीम बैठे हैं, उनको भी आप सब लोग जानना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम अबरार। जी वालेकुम अस्सलाम। अबरार, आपको कैसा लग रहा है कराची आके? कराची मुझे सही, मेरी तो दावतें इतनी हो रही हैं, लोग जब से आया हूँ इतने खुश हैं कराची वाले कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। मुझे लगता है हैरत में है, खुश नहीं है? खुश हैं, सही बहुत ही खुश हैं। और आप ज्यादती ना किया करेंगे, कासमी साहब यहाँ होते हैं तो उनका एजाज है। अच्छा, तो मेरा एजाज नहीं है जो मैं यहाँ पे आता हूँ आपके शो के ये मेरी बर्दाश्त है, एजाज नहीं है। खैर नाज़रीन, खोए के जस्तजू में हमने अब तक जितनी भी मेहमान शख्सियात से आपकी मुलाकात हुई उनमें ज्यादातर जो तादाद थी वो मर्द हजरात की थी। खवातीन की तादाद निस्बतन कम थी, लेकिन जब जब खवातीन हमारे शो में आई आप लोगों की जानिब से उन तमाम शोज को बेहद पसंद किया गया। और अगर मैं ये कहूँ कि खवातीन की मौजूदगी ने हमारे उन शोज को जिनमें खवातीन नहीं, 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 4 चांद लगाए, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। और मुझे पता है कि आप लोग अभी मेरी इस तमाम तहमीद के बाद ये बात भी समझ गए कि हमारी आज की जो मेहमान शख्सियत है वो भी एक खातून है, प्यारी सी, नरमो नाजुक और कोमल सुरो जैसी एक खातून जिनका ताल्लुक म्यूजिक से है और जो मनमोहनी सूरत के साथ अपनी दिल नशीन आवाज से दुनिया भर में अपने लाखों पुरस्कारों के दिलों पर राज कर रही हैं। जी हाँ, हमारी आज की मेहमान गजल गायकी में मुनफरिद अंदाज के साथ गीत और कलाम फैज गाने में अपनी मिसाल आप टीना सानी है, जिनकी फनी खदमात के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान उनको सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, जबकि हमसाया मुल्क की तरफ से भी फैज अहमद फैज की 100 साला तकरीबात के मौके पर अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। टीना सानी ने अपनी मेहनत और लगन से आलमगीर सतह पर अपनी मुनफरिद पहचान बनाई। उन्होंने अपना बचपन किस माहौल में गुजारा, इर्द गिर्द का माहौल कैसा था और उस वक्त क्या खूबसूरत रिवायात और अकदार थी, ये वो तमाम तर बातें जो हम टीना सानी साहिबा से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक और खुशामदीद हमारे शहर में। थैंक यू सो मच। वैसे जो भी यहाँ पे गेस्ट आता है वो हम लोगों को वेलकम करता है। काफी साहब, टीना सानी साहिबा जो है वो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई उनको नहीं जानता। इतनी प्यारी शक्ल सूरत के साथ इतनी प्यारी आवाज, आप इनके फन शख्सियत के हवाले से क्या कहेंगे? मैं तो सच्ची बात यह है कि मुझसे कई दफा पूछा गया कि आपके जो पसंदीदा गुलकार हैं, हाँ जी, उनका कोई नाम बताएं, तो मैंने तो सबसे पहले टीना सानी का नाम लिया है और उसकी वजूह है, मुझे जो एक इल्म मौसीकी है उसकी निजातों का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन जो शेर कहने वाला आदमी होता है उसको शेर कहना और मौसीकी ये तो अलग अलग शोबे नहीं है, दोनों में एक तवाजुन, दोनों में एक मुतवाजन चीजों का ये मिक्सअप होती है, दोनों चीजें जो होती हैं। चुनाचे मैंने जब भी टीना को सुना मुझे लगा मेरी रूह जो है ना वो एक सरशारी के आलम में। उसकी एक वजह और भी है, वो ये कि इनकी आवाज एक जमालियाती उनसर मुझे उसमें बहुत ज्यादा नजर आता है, एक निजाकत, एक जमालियाती उनसर और उसके अलावा उसमें एक सार, मैं तो कहूँगा, यकीन करें मैंने जब भी सुना, खास तौर पे मैं एक हवाला देना चाहता हूँ। मैं जब अलहमरा आर्ट्स काउंसिल का चेयरमैन था तो ये हमारी दावत पर वहाँ तशरीफ लाई थी। अच्छा, इकबाल को और लोगों ने भी गाया है जी, बहुत सारे लोग और भी गाएंगे, इन्होंने शिकवा और जवाब शिकवा सुनाया। लेकिन जो मैं बात बताने लगा हूँ, इनकी आप डिवोशन देखें, इनकी देखें अपने काम के साथ और इकबाल के साथ मोहब्बत का ये आलम कि इन्होंने जो पढ़ना था उसको पहले अंग्रेजी में ट्रांसलेट करवाया और ऑडियंस में तकसीम किया उसको।
अच्छा, पूरी ऑडियंस ताकि में, सबको समझ आ सके। ताकि जो यानी उर्दू से ज्यादा वाकिफ नहीं है वो सारे के सारे उसको, और ऑडियंस भी जो थी, मैं टीना को बता रहा था अभी कि जिसको कहते हैं ना कि एक मुंतखब रोजगार लोग सामने बैठे हुए थे। और टीना आपको तो इल्म नहीं होगा, बाद में लोगों ने मुझे इतनी दाद दी यानी कि आपने हमें टीना से यानी सुनवाया टीना को, और वो सारे के सारे सर से पांव तक वो आपके लिए तहसीन कर रहे थे। वो अच्छा, वो उस दिन जो इन्होंने गाया भी वो भी एक मुख्तलिफ अंदाज में। अब मुझे उस साज का अभी मैंने नाम पूछता था क्या था, कोई भारी भरकम म्यूजिक को कुछ भी नहीं था उसमें, वो एक प्याला सा शायद रखा हुआ था, उसके साथ मैं अब देखे ना मजीरा सा सिर्फ वो, और उसके साथ कलाम इकबाल और शिकवा जवाब शिकवा। अच्छा, मैं तो इकबाल का वैसे ही आशिक हूँ मैं, लेकिन उस दिन जब मैंने, अच्छा शिकवा मैंने 85 दफा मैंने सुना हुआ पढ़ा हुआ, लेकिन जिस दिन इन्होंने गाया है ना, उसके बाद मुझे वो शिकवा और जवाब शिकवा मुझे पहले से कहीं ज्यादा समझ में आया। एक और चीज जो मैंने महसूस की इनके बारे में, रवि मैं इनसे पूछा और मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरे अंदाजे की तस्दीक की। वो क्या? लेकिन ये सवाल हम बाद में करेंगे। अच्छा, सस्पेंस छोड़ के आप निकल रहे हैं। अच्छा टीना साहिबा, आपकी जो पैदाइश है वो मशरकी पाकिस्तान ढाका की है, आपको याद है कि किस सन की बात है, और आपने जो बचपन अपना उधर गुजारा, कैसा बचपन था? अच्छा, बचपन में पैदा वहाँ जरूर हुई, मैं खाली 3 साल की उम्र में हम पाकिस्तान वापस आ गए, तो शायद वहाँ मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन बड़ों की बातों से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वहाँ पे साइक्लोन भी देखा है, और मैंने वो सारी चीजें जो वो होता है ना कि बचपन से आप सुनते आ रहे हैं, घर में बात करते, और उसके बाद मैं कभी वापस नहीं गई। सो वो शायद कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में एक प्लान में है कि अपने शायद कभी जाएंगे आप, शायद जाना चाहूँ। अच्छा, तो आपके बचपन का कुछ हिस्सा काबुल में भी गुजरा, फिर मेरे जितना काबुल कैसे पहुंचे और वहाँ पे कैसा माहौल? काबुल ने मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल डाली। अच्छा, उसकी वजह ये थी फायजा कि आई वॉज अबाउट 12, हाँ जी, जब हम काबुल गए हैं, और वो उम्र बड़ी इम्प्रेशनेबल होती है। जब 12 साल की उम्र में मैंने पाकिस्तान में काफी कुछ देखा था। मैं कल हम याद कर रहे थे, मैंने जब अयूब खान साहब और फातिमा जिन्ना साहिबा वो इलेक्शन हुए थे, मुझे याद है। मुझे 65 की जंग याद है, हमने कराची में ट्रेंचेस, काफी पुरानी नहीं मैं तो हैरान हूँ, आपको कैसे याद रहेगी वो बात। ट्रेंच कराची में भी एक 65 की वॉर, और कौमी तराने। तो आई ग्रो अप एज अ वेरी बड़े हम सारे ही थे बड़े पेट्रियाटिक और बड़े बिलीवर्स, और आज भी हैं, लेकिन मैं खाली बहुत ज्यादा बचपन में। अब मैं बच्चों को देखती हूँ तो शायद दे वेरी डिफरेंट, वो एक अलग माहौल में पैदा हुए हैं। तो काबुल जाके मुझे जो सबसे बड़ा धक्का लगा था वो ये धक्का ही मैं कहूँगी, क्योंकि एक चीज के साथ हम बड़े हुए थे कि ये हमारे दुश्मन हैं और ये हमारे दोस्त हैं, और इस चीज के साथ, तो जिस स्कूल में, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल स्कूल था, उसमें मैं वाहिद पाकिस्तानी थी, और उसमें हिंदुस्तानी बहुत स्टूडेंट थे, और बाकी कोई मेरे ख्याल कोई 20-25 ममालिक के, जिसमें कि इजराइल के भी लोग शामिल थे, और जूस, मतलब इस किस्म के कि जिनके बारे में शायद हम एक कहानियां ही सुनते आए थे, उनके साथ एक इतनी इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक शख्स बिल्कुल फ्रॉम 0 to 100 आप वहाँ जाते, तो मुझे लगा मैं कोई हल्की फुल्की एम्बेसडर हूँ अपने मुल्क में। एंड आई ट्रूली फेल्ट दैट। मुझे पाकिस्तान 71 की वॉर उस दौर में हो रही थी, और मुझे याद है कि वो मेरे लिए बहुत मुश्किल वक्त था, एज अ वेरी यंग पर्सन टू फेस दैट, टू बी अमंगस्ट दीज पीपल जिनके साथ आपकी बॉर्डर्स पे जंग हो रही है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारी कुछ अलायंसेस स्कूल में भी बनती थी, और इनिशियली हम बात नहीं करते थे एक दूसरे से, बिल्कुल सच है ये। उसके बाद खैर वो जंग खत्म हुई,
मगर मैं आपको नेचुरल एक अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ कि इट वॉज ऑलवेज देयर, चाहे हम बात नहीं करते थे लेकिन कनखियों से देखा करते थे। फिर आप ये देखिए कि काफी मिथ्स टूटे मेरे, वो जो एक हमने बुत बनाए होते हैं ज़हन में, वो बड़ी चीजें टूटी। मैंने वहाँ सीखा कि हम सब एक हैं, जमीनें बदलती रहती हैं, बहुत कुछ पॉलिटिकली मैंने देखा वहाँ पे, इसलिए जरा सियासत को मैंने एक्चुअली आई लिव्ड इट। हमारे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के टीचर होते थे, वो कहते थे कि किसी यूएन ने अगर सीखना है हाउ टू को एग्जिस्ट तो हमारे स्कूल से सीखना चाहिए, क्योंकि हर नेशनैलिटी का बंदा था वहाँ, पैलेस्टीनियंस। तो आप लोग कितना अरसा वहाँ पे रहे काबुल? तकरीबन 5 साल। अच्छा। 5 years, नॉट लॉन्ग, लेकिन अगर आप सोचें 12 साल का बच्चा थ्रू आउट योर टीम, तो आपकी जितनी भी समझे आपकी परवरिश, मतलब मेरे दोस्त वहाँ पे जो मुसलमान नहीं थे मुझे रोजा खुलवाते थे, तो फिर मैंने अम्मी से पूछना कि जी मुझे रोजा, तो फिर उन्होंने मुझे कहना कि देखो बेटा किसी का दिल तोड़ना ज्यादा बुरा होता है, तो आपको जाना चाहिए। तो छोटी छोटी चीजें जो कि आप सिर्फ सीख सकते हैं जब आप हर किस्म के इंसान के साथ आपको रहना है। काफी साहब जब वो जंग खत्म हुई तो बांग्लादेश की एम्बेसी बनी और उनके स्टूडेंट्स आए। आई जस्ट डिडंट नो हाउ टू बिहेव एज द ओनली पाकिस्तानी, एंड आई वाज ट्रूली जैसे पता नहीं मेरे सर पे बहुत इस वक्त बाहर है और मैंने किस तरह करना है। लेकिन जब वो दोस्तियां शुरू हुई तो हम सब भूल गए, एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट लेसन दैट आई लर्न्ड फ्रॉम ग्रोइंग अप उस एनवायरनमेंट। देखें ना, वो सही कह रही हैं कि मेल जोल जो है एक दूसरे के साथ ताल्लुकात, ये सरहदों की वजह से उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो हम एहतराम करते हैं सारे मुल्कों की सरहदों का, और हम उनसे तवक्को रखते हैं कि वो भी हमारे मुल्क की सरहद का करेंगे, लेकिन अवाम के साथ जो डायलॉग है वो जारी रहना चाहिए, और जो झगड़े हैं उन पर भी बातचीत होती रहनी चाहिए। अच्छा, तो मैम एक सवाल मैं टीना से पूछना चाह रहा था। टीना, आपकी वहाँ काबुल में मुलाकातें, क्योंकि जो इंटरनेशनल स्कूल है मुझे पता है वहाँ कौन सी क्लास पढ़ सकती है, तो आपकी मुलाकातें एलीट क्लासेस ही से रही या अवाम में भी घुलने मिलने का मौका मिला? जाहिर है कि क्योंकि वो एक इंटरनेशनल स्कूल था तो उसमें काबुल एक डिप्लोमेट सिटी कहलाता था, तो उधर वही बच्चे ज्यादा आते थे कि जिनका के ताल्लुक शायद इन्हीं जगहों से हो। तो वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हम बिल्कुल सड़कों पे निकला करते थे। और आम आवाम में मैंने अफगानिस्तान, मेरे वालिद को बहुत गाड़ी चलाने का शौक था, तो इस चक्कर में हमने बचपन में पूरा पाकिस्तान देखा बाय रोड, और फिर अफगानिस्तान थ्रू एंड थ्रू देखा, कोई जगह छोड़ी नहीं। उस जमाने में किसकी हुकूमत थी? जाहिर शाह की। जाहिर शाह की। वो तो काबुल मैंने वो भी देखा हुआ है, मैंने भी वो देखा हुआ है। और 71 लाइक अ बबल मैं कहूंगी, क्योंकि अगर आप कुंदूज या दूसरी जगहों में जाएं तो वो भी आज भी वैसा ही है। मैंने बुज़कशी देखी हुई कुंदूज में, कि जो मशहूर वहाँ का स्पोर्ट था जो अजल से मतलब चंगेज खान के जमाने से खेला जाता था, और उसको बुज़कशी कहा जाता था, तो वो मैंने उसकी एक्चुअली अपनी एनवायरनमेंट में उसको देखा। लेकिन ना अब तो बदल चुका है अफगानिस्तान। अब वहाँ जो लोग एक ज़हन जो लड़ रहा है वहाँ पे, वो तो पाकिस्तान के लिए भी तबाहकुन है, और वेरी इंटरेस्टिंग कि ये मुझे ये सारा जो माहौल आज अफगानिस्तान से निकला वो हमें नहीं नजर आता था उसमें। जी हाँ, उस वक्त तो था ही नहीं, बिल्कुल। कहीं वो बहुत पॉकेट्स में या दूर दराज तरफ होगा तो वो शायद हम छोटे भी थे, लेकिन काबुल भी एक लाइक आई सेड इट वाज लाइक अ बबल, एक छोटा सा शहर, बहुत ही छोटा सा। और लेकिन पहाड़ियाँ ये वो बड़ा बहुत खूबसूरत। बल्कि हाल ही में मुझे वाज इनवाइटेड I'd like to go back and visit काबुल, तो मैंने उसको फिलहाल डिक्लाइन कर दिया। उसकी वजह ये है कि मैं कभी नॉस्टैल्जिया को विजिट नहीं करना चाहिए। क्या अच्छी बात कही आपने। वो एक जहन में मेरे पकवान है और बामियान भी है जो अब नहीं है,
तो मैं समझती हूँ कि वो वहीं रहे। वो जिस जमाने के काबुल की आप बात कर रही हैं ना, वहाँ मिक्स्ड कल्चर था, उसमें आपको वो दूसरा बुर्का भी नजर आता था और स्कर्ट भी नजर आते थे। वो अमानुल्लाह खान और वो जो जितने उनका एक मूव थी कि इस कल्चर। बल्कि जब मैं ना 70 में निकला हूँ अमेरिका जाने के लिए बाय रोड यूरोप तक, तो वहाँ एक जो ढाबा टाइप होता है, तो बाहर लिखा होता पख्तूनिस्तान होटल। अच्छा, अंदर बैठ के जब मैं चौक है वहाँ पे काबुल के बीच, चाय वाय पी रहा हूँ मैं, होती थी उसकी चाय वाय पी रहा हूँ मैं, तो उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो, उर्दू जानते थे, मैंने कहा पाकिस्तान से आया हूँ। तो वो तो सब कुछ भूल के तो इतनी प्यार और इतनी मोहब्बत से मिले, बहुत ज्यादा। उन्होंने चाय का बिल भी मुझे नहीं अदा करने दिया, मुझे पहले पता होता तो मैं कुछ ज्यादा खाता पीता। बहुत मीठे। अच्छा, अब ये क्या कहेंगे, दिस योर शीरीन। हाँ, दिस योर शीरीन। अच्छा, अब ये काबुल की बातें हो रही हैं, तो आज सर भी गए हुए हैं, चीना सानी साहिबा भी गई हैं, आप तो भी गए? काबुल तो नहीं गया हूँ। हाँ। दावत नामे तो आपको पता कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मुझे मिलते रहते हैं, लेकिन टाइम कम होता है मेरे पास। अच्छा, सवाल टीना सानी साहब से सेवा से मैं करूँगा जरूर। हाँ जी। आपका नाम टीना सानी है? हाँ जी। टीना अव्वल और टीना सोयम, हाँ जी, ये कौन है? देखिए, है सिर्फ टीना सानी जी, और वो रहेगी सानी क्योंकि अव्वल खुदा की जात है। जबरदस्त। अब सोयम मुझे नहीं पता। ये वैसे कहाँ से आपके ज़हन में ये चीजें आई? ये आपको पता, मैं ज़हीन के तकलीफी ज़हन है। सवाल बहुत अच्छा था जी, है ना, और आपने जवाब बहुत अच्छा दिया। मेरा ख्याल है कि इस तरह के अच्छे जवाब जो अब्रार को मिलते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त एक ब्रेक से वापस आएंगे और चीना सानी साहिबा से और बहुत सारी बातें पूछेंगे। पूरी दुनिया में मिसाल, रिश्ता लाजवाब, पाक चीन दोस्ती के 65 सालों का तुर्रा इम्तियाज, $46 अरब की लागत से सी पैक मंसूबे का आगाज, खत्ते की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा, मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़राअत, इंडस्ट्री और तवानाई समेत तमाम शोबों की तरक्की में कुलीदी किरदार अदा करेगा। सी पैक मंसूबे की तमाम सूबों तक रसाई से हर पाकिस्तानी इस्तेफादा करेगा। तरक्की और खुशहाली के इस अजीम मंसूबे से हम पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। सी पैक नाम है मुआशी इनकलाब का, जो कौमों की जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है। आइए इत्तेहाद, यकजहती, मेहनत और इस्तेहकाम से सी पैक मंसूबे को कामयाब करें। सी पैक मंसूबा, ये रास्ता है कामयाबी का, ये जज्बा है दोस्ती का। खोए हुओं की जस्तजू में एक बार फिर से खुशामदीद अताउल हक कासमी साहब, टीना सानी साहिबा यहाँ पर मौजूद है और काबुल की और कहाँ की बातें हो रही थी। अच्छा टीना साहिबा, आप ये बताएं कि क्योंकि आप काबुल का जिक्र भी कर रही हैं, आपने फादर का जिक्र किया कि उनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, तो आप अपने फादर के साथ बचपन में मिलकर गाना गाया करती थी, वो कौन सा गाना था ये भी तो पता चले। अच्छा, वो बहुत केएल सहगल वाली आवाज थी उनकी, और वो जमाना भी उन लोगों का वही था। तो एक वो गाया करते थे बाबुल मोरा में हर छूट हो जाए, और वो इतना मजेदार और अपने अंदाज से और बड़ा समझ के। अभी आप सुनाए ना, पता चले। बाबुल मोरा ने हर छूट ही जाए, भैरवी में था। तो जब मैंने गाना सीखना शुरू किया तो फिर कहीं ना कहीं जो है वो ऐसे ही घर में बैठे, कभी ऐसे नहीं गाया। अच्छा, तो मतलब आपको अम्मी रोया करती थी, तो मुझे नहीं पता क्योंकि बाबू रोया नहीं हर चीज हो जाए, और मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि वो। मुझे याद है कि साथ साथ सिखाने जब आते थे तो जैसे माएँ होती हैं, और क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं होता था कि ये बंदिश क्या है, जो उन्होंने सिखा दी। तो मुझे याद है वो माँ साहब मुझे सिखा रहे थे, बंदिश थी कि बाजू बंद खुल जाए। तो अम्मी कहीं से घूमती आई, उन्होंने बोला माँ साहब ये नहीं सिखाना है इसको। बाद में पता लगा बड़े गुलामे की कितनी बड़ी चीज है वो। तो ये भी होता था, वेरी पर्टिकुलर कि नहीं, मतलब यू शुड नॉट बी सिंगिंग, ऐसी पोइट्री नहीं गानी चाहिए, बच्चियों को नहीं गानी चाहिए ऐसे। तो वो लेकिन फादर सपोर्ट करते थे? फादर तो वैसे जनरली सपोर्ट, दोनों सपोर्ट करते थे। अच्छा, जनरली दोनों ही करते हैं? दोनों, मतलब बहुत ही ज्यादा। अच्छा, आप लोग कितने भाई बहन हैं? 4।
तो बाकी सबको भी शौक था गाने का? सबको म्यूजिक का शौक है। अच्छा। और हमारे घरों में जब शादियां होती हैं और सब कजिन्स होते हैं, हाँ जी, तो खान साहब मुझे कम ही मौका मिलता है। अच्छा। बाकी सबकी बात कहते तुम बैठ जाओ, तुम्हें हम लोग सुनते रहते हैं। हम लोग they're all musical, we love music. I think Pakistanis I think generally love music. ये तो और वो अच्छा गाते हैं बाकी बहन भाई। क्योंकि आप मजे का गाते हैं। अच्छा, मजे का गाते हैं। मैं उनको कभी बोला नहीं वैसे, लेकिन आज टीवी पे कह देते जैसे मेरे अब्बा जी ना, उन्होंने कभी मेरे कॉलम की तारीफ नहीं करते थे। जब 15-20 दिन होते थे मैं नहीं लिखता था, फिर एक दिन बुलाते थे, यार वो तुम्हारी खुराफात नहीं छपा। मिस करते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको शायद अपने कजन्स वगैरह का गाना इतना अच्छा लगता नहीं होगा, है ना? नहीं, मेरे 2-3 कजन्स बहुत अच्छा नेचुरली अच्छा गाते थे, और मैं हमेशा कहती थी आई विश कि तुम लोग हाँ सामने आए ना टीवी पे। बट वो अपने अपने कामों में कहीं और, लेकिन हम मजाक में जरूर कहते हैं कि मेरा करियर इस वक्त जो है ना बहुत खतरे में है। बट देयर सम गुड म्यूजिक हियर, कहीं म्यूजिक है म्यूजिक। अच्छा, जब आप काबुल में थी तो उस वक्त काबुल में क्या रस्म रिवाज थे, और फिर कराची कब आई? जो देखिए अर्बन शहरों में हम जो अब्बा के जो अफगानी दोस्त थे, तो वहाँ तो खाना वाना तो बहुत ज्यादा एहतमाम से होता था, बहुत शौक खाने का, लेकिन उसके बाद म्यूजिक जरूर होता। एंड दे वुड ऑल डांस। जो उनके जो ट्रेडिशन में थे, उनका एक बड़ा मजे का मुझे याद है कि वो डफ बजती थी, और हम सब ने सीखी हुई थी कि डफ कैसे। उसके बाद भी क्लैप, और एक तरीका होता था कि दे ऑल डांस एंड देन सडनली एवरीबडी वुड स्टॉप। फिर वो फ्रीज हो जाते थे, और फिर उसके बाद वो डांस, अगर कोई अफगानी सुन रहा है तो दे विल नो एग्जैक्टली। म्यूजिक का बहुत ज्यादा मुझे एक बड़ा उनका मशहूर गाना है ब्या के बुरे बा मजार मुल्ला मोहम्मद जान, बहुत ही ज्यादा उनका, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि किसी को वो ना आता हो। हाँ, तो फिर आप लोग कराची कब आए? जब कराची आई तो कराची का माहौल कैसा था? कराची मुझे मुश्किल लगा वापस आके बहुत ज्यादा। मैं हमेशा कहती हूँ कि शायद उसके बाद मैं कभी पूरी तरीके से कहीं एब्जॉर्ब नहीं हुई। I came back to Pakistan which was not as open, जो एक आप इतना वसत देख चुके थे लोगों की, और 70s में लोग इतना ट्रैवल करते थे, मगर अभी करना नहीं शुरू किया था। अभी स्टूडेंट्स इतना ज्यादा तादाद में 80s के बाद जाना शुरू हुए, तो आई फेल्ट कि हमारी थोड़ी सी टनल विजन था, और वो ही लोग या वही कजन्स जिनके साथ में पहले शायद काफी कम्युनिकेट कर पाती थी, couldn't communicate sometimes। नहीं, ये किस सन की बात बता? 75 की बात, 75 की बता। 75 तक तो मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं आई। नहीं, चेंज कोई नहीं था। मेरे में चेंज आया था। अच्छा। वापस आए, मैंने वो एक जो लोगों की और कम्युनिटी लिविंग की सब देख ली थी, वो गई मैं यहीं से थी। कल्चरल शॉक भी मुझे इसी वजह से लगा था, मगर आप छोटे होते हैं, आप बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, और वैसे ही हो जाते हैं। और आपको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी मजहब से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी फिरके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा था कि 78 तक भी यहाँ भी वही सूरत हाल थी जो काबुल में मगर क्योंकि दुनिया लोगों ने या मेरे अराउंड जितने लोग थे उन्होंने नहीं देखी हुई थी, तो आई थिंक वी वर क्लोजर टू द 47 पार्टीशन के जो लोग थे, जिनका के एक बहुत स्ट्रॉन्ग अभी भी रिएक्शनरी थे वो, अपनी चीजों के रिलीजियस सेपरेशन थी। अच्छा, जब आप कराची आई तो 6th क्लास में अमेरिकन स्कूल में आपके साथ? नहीं, 6th क्लास में नहीं, मैं एज अ सीनियर, मैं आई वाज इन द 12th ग्रेड। हाँ। अच्छा, तो नाजिया हसन आपके साथ पढ़ती थी? नाजिया और मैं एक ही दिन स्कूल में आए थे। वो उस वक्त की कुछ बातें मुझे एक छोटी सी लड़की याद है, शी वाज अ 7th ग्रेडर। अच्छा। मैं 12 ग्रेड में थी, और नाजिया उस वक्त गाना गाती थी, यानी वो शी वाज इन ट्रेनिंग,
اور ہاں بہت سیریس ٹریننگ جس کا کہ مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ میری ابھی کچھ اس طرح نہیں ہوئی تھی. تو مجھے یاد ہے ہم سینڈوچز اکٹھے کھاتے تھے کیونکہ چھوٹی تھی وہ اور وہ بھی اسکول میں نہیں تھی تو شی وڈ جسٹ کم اپ اینڈ بی ود اس یا شی فیلٹ مور کمفرٹیبل. تو مجھے یاد ہے وہ سینڈوچ سے ٹماٹر باہر Why are you doing this? Because my mother says they're very bad for the وہ باقاعدہ ٹریننگ چلے رہی ہوتی تھی اسی لیے. زہیب مجھے یاد ہے تو یہ دونوں بہن بھائی جو ہیں زہیب زیادہ ایکٹیو ہوتا تھا اور وہ زیادہ مطلب فور فرنٹ پہ ہوتا تھا اور ہم وہ تھوڑی شاید تھوڑا تنگ کر کے کہتے تھے کہ لیٹس ہیئر نازیہ. She had a beautiful voice. ٹینا اس دور میں اور کون سے سنگر جو سامنے آئے اس دور میں؟ جب میں میوزک میں آئی ہوں یا جب میں نے جب میں میوزک میں آئی ہوں کیونکہ جب میں پاکستان واپس آئی ہوں تو آئی ریمبر روبینہ بدر تجھ سنگ نینا لاگے مانے نہ ہی جیا مجھے بڑا ویری پریٹی سانگس مہناز آئی ریمبر. دیز آر دا وائسز آئی ہرڈ. یہ بینجامن سسٹرز تو 80s میں آئی ہیں آپ میرے بعد مطلب سلور جبلی میں نے ان کو سنا تھا. تو آپ باقاعدہ سنگنگ میں کون سے سال میں آئیں؟ ٹیلی ویژن کا ڈیبیو 1980 میں تھا. 1980 شاید اسی اسٹوڈیو میں. ہاں اچھا تو اس وقت کا پی ٹی وی کا ماحول کیسا تھا؟ دے ور آل ٹیچرز. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں پی ٹی وی کو بہت اون کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ I'm a product of پاکستان ٹیلی ویژن کیونکہ یہاں لوگوں نے گرومنگ بہت کی ایز لینگویج ایز دیکھو ویری پرٹیکولر. مطلب کاغذاب ہو ہی نہیں سکتا تھا نا کہ غلط کوئی لفظ چلا جائے آن ایئر. اور وہ ایک مدبر صاحب ہوتے تھے جو ریسرچ میں بیٹھتے تھے اور ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ کون کیا گا رہا ہے اور صحیح گایا ہے کہ نہیں گایا. مجھے مدبر صاحب کبھی نہیں بھولیں گے کیونکہ لیٹر آن جب ایک زمانے میں فیض صاحب ٹیلی ویژن پہ تو جب میں نے فیض صاحب کو گانا شروع کیا تو وہ ٹی وی پہ بین تھے. اچھا تو ہمارے جیسے لوگوں نے کبھی کبھی کوشش کی کہ بتائیں نا ایک گانا گا کے چلے جائیں ان کو پتہ ہی نہیں لگے گا تو مدبر صاحب پکڑ لیتے. آپ نے کہا نا کہ وہ فیض صاحب وہ ٹی وی میں بین تھے وہ عجیب و غریب زمانہ تھا. اس زمانے میں تو میں کالم لکھتے ہوئے یہ خیال رکھتا تھا کہ کہیں لفظ جو ہے نا دل برداشتہ وہ نہ لکھوں کیونکہ اس میں دل بر بھی آتا تھا داشتہ بھی آتا تھا. میں تو بڑا محتاط ہو گیا. لیکن پتہ قاضی صاحب میں آج کل کسی کو بتا رہی تھی کہ I performed for ضیاء الحق. People don't believe it and many people did and everybody did. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میوزک بینڈ تھی. میوزک بینڈ نہیں تھی. اچھا پوئٹس بینڈ تھے. یہ اثر بہت زیادہ لیا جا رہا تھا کہ میوزک بینڈ ہو جائے گی. اچھا یہ اثر بہت. عالمگیر واز دیئر فیوریٹ ہاؤس سنگر. اچھا ان کی جو بیٹی تھی ان کے بڑے فیوریٹ تھے. عرض کرتا ہوں میں جی ہاں. تو پتہ ہے کچھ چیزوں میں ذرا ہسٹوریکلی کچھ چیزیں کلیئر کرنی پڑیں گی. ہر چیز آپ ایک دور پہ نہ میں سائڈ لے رہی ہوں نہ میں کچھ نہیں آپ جو بات کر رہی ہیں لیکن آئی تھنک کچھ ریکارڈ سیدھے کرنے چاہیے. جی بالکل. آئی تھنک وہ جو ایک ہال زیادہ تھا نا کہ پتہ نہیں میوزک میں ختم ہو جانا اس نے ہماری کلاسیکل میوزک کو بہت زیادہ ڈیمیج پتہ کیوں کیا کیونکہ جب گاسپ اور ہیرسے ہوتی ہے نا تو اس میں یہ لوگ گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ مک جانی یہ ختم ہو جائے گی. کچھ آپ لوگ کچھ اور انہوں نے بچوں کو نہیں سکھایا کہ میوزک کا پتہ نہیں کیا پاکستان میں فیوچر. ہم سب اس میں کام کر رہے تھے. میں نے سب سے زیادہ کام اس دور میں کیا اور ریاض کیا. کسی نے کام نہیں کیا کچھ. میں اس تاثر کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو. شاہ سے زیادہ جو شاہ کے وفادار ہوتے ہیں نا مثلاً ایک ہمارا فوک گانا کہ کاشنی دوپٹے والی ہے منڈا عاشق تیرے تھے. اب ٹی وی والوں نے اس میں سے عاشق نکال کے منڈا صدقے تیرے. اب منڈا کبھی صدقے نہیں جاتا لیکن اپنے آپ ہی انہوں نے کہا عاشق کا لفظ وہی بات. اور دوسری بات یہ ہے آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جو پی ٹی وی کا یعنی یوں کہہ لیں کہ آرٹ کا گانے کا ڈرامے کا اور جو گولڈن ایرا ہے عجیب اتفاق ہے کہ وہی زمانہ ہے. جو ٹاپ کے جو پلیز ہوئے ہیں
टॉप की जो जितने हमारे सीरियल्स हुए हैं, जो कुछ बना है वो उसी दौर में बना है, वो सारे का सारा। क्योंकि मतलब देयर वाज सर्टेन मेडलिंग, लेकिन इसको मुझे उसकी वजह ये होती है टेरर में ना। कई दफा मैं पता कौन सा आपकी सॉरी बात काट रही थी कि मैं अब के दौर में देखती हूँ कि जबकि इतना सारा सोशल मीडिया है, मैं ये कहती हूँ बी केयरफुल, क्योंकि बड़ी बड़ी चीजें आप लोगों को डरा के और पता नहीं कहाँ वो लाइक ऐसे कि म्यूजिक के हवाले से इतना फियर क्रिएट किया गया था कि लोगों ने काम ही छोड़ दिया वो प्रोफेशनल। बिल्कुल तो हद है। So they were right. उन्होंने कहा कि हम कैसे कमाएं, उनको डरा इतना दिया गया। हमारे जैसे थे जो who didn't care one way or the other, तो आपने कहा कि करते जाएं, लेकिन ना मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पीटीवी से मैं कॉलम पढ़ा करता था, तो बकरीद करीब थी तो मैंने एक कॉलम लिखा कि आजकल बकरे जो हैं उनकी टौर देखने वाली है, पाँव में मेहंदी लगाई हुई है, झांझनें पहनी हुई है और आंखों में सुरमा लगाया हुआ है, ये इस तरह की बक। तो वो प्रोड्यूसर कहने लगा जी ये नहीं चल सकता। मैंने कहा जी क्यों नहीं चल सकता? कहते जी आपका इशारा जनरल जियाउल हक की तरफ है। मैंने कहा भाई कैसे? जी आपने सुरमे वाली जो बात की है ना, अच्छा अब मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा अच्छा मैं दोबारा लिख देता हूँ। मैंने दोबारा फिर मैंने जान के वो बात की। उस जमाने में पीपल्स पार्टी को बड़ी मार पड़ रही थी, बहुत मार रहे थे उसको। मैंने वो फिर उसको जो पढ़ा मैंने वो ये था कि मैं बाजार में दुब्बा खरीदने के लिए गया तो मैंने एक दुब्बा देखा, दुबला पतला था, तो मैंने उसके रेवड़ के मालिक से पूछा ये सचमुच का दुब्बा है या इसे मार मार के दुब्बा बनाया? और वो चल गया। अच्छा इस तरह की चीजें चल जा रही थी। अबरार आप काफी देर से खामोश बैठे हैं और मैं क्या करूँ कि अगर आप खामोश होते हैं मुझे ये भी पसंद नहीं आता, जब आप ज्यादा बोलते हैं तो शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। खामोशी की वजह क्या है? वजह ये है कि जहाँ पे आप देखती हैं कि आपका प्रोग्राम नीचे जा रहा है तो आप मुझे मुखातब कर लेती हैं। खुशफहमी। और वैसे टीना सानी साहबा को मैं देख के बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ, बड़ी सेंसिटिव लग रही है मुझे माशाल्लाह से। तो ये बताएं कि जिंदगी के किसी मोड़ पर कभी कोई ऐसी बात हुई कि आप धाड़े मार मार कर हंसी हो? शुक्र है। और दारो कतार आपने कह के लगाए हो? अच्छा कभी? अभी ना कीजिएगा। मुझे बड़ा सोचना पड़ेगा इसके बारे में। मेरे सवाल मुझे सोचना पड़ेगा। मेरे सवाल ऐसी तरह से होते हैं। सवाल आपका बहुत मुश्किल और बहुत गहरा है। अगर आप इजाजत दें मैं थोड़ा सा इसके बारे में सोच के थोड़ा सा सोच लें, क्योंकि आप इतनी दफा माशाल्लाह हंसी होंगी कि आपको सोचना पड़ेगा कि जो अबरार ने पूछा है उतना वाला कितनी दफा। आज ना वैसे आज टीना साहिबा के साथ ना वहाँ बैठने का मौका मिला, यानी इधर आने से पहले। जी। तो सच्ची बात तो ये है कि जितनी देर ये बोलती रही हैं, बातें करती रही हैं, तो मेरे जैसे बंदे ने भी जो बड़ी महफिलों में बैठने वाला है, बड़ी गप्पें लगाने वाला है, बहुत अच्छे बोलने वाले भी देखे हैं, लेकिन ये जब बातें कर रही थी उसमें इतने उसके मुख्तलिफ जायके थे उसमें, इनकी बातों में, और खास तौर पे इनकी जो हुई है ना वो जो शेखी के साथ वो भी बैठे हुए थे। वो मेरी ख्वाहिश थी कि कभी ये दोनों इकट्ठे आए और वो मजे की बातें जो है ना, हमने बहुत ये मजे की बातें जो है हम ब्रेक से वापस आते हैं और बहुत सारी बातें पूछेंगे। रहिए बाखबर, ताजा, मोतबर और मुस्तनद खबरों से। तफरीह तबाह पर मबनी मालूमात सिर्फ पीटीवी के मुसद्दिका ट्विटर अकाउंट से मुंसलिक हो जाएं, जो फर्क वाज़ेह कर देगा। काबिले एतबार ज़राए और गैर तस्दीक शुदा मवाद के दरमियान आइए राबते करें मजबूत। पीटीवी, कौम की आवाज।
लोगों की जस्तजू में एक बार फिर से खुशामदीद। सीना सानी साहिबा, ताउला कासमी साहब यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। अच्छा सीना सानी साहिबा, आप ये बताएं, क्योंकि आपसे बहुत सीरियस डिस्कशन भी हो रही है, तो क्योंकि आप जब छोटी थी, बच्ची थी, तो ये बताएं कि आप किस किस्म की बच्ची थी? अच्छी बच्ची थी, मतलब चुपचाप रहने वाली, या शरारती, बहुत ज्यादा शरारती बच्ची? शरारती नहीं थी, बोलती बहुत थी, आज भी बोलती लेकिन बहुत अच्छा बोलती हैं, ये भी तो है ना। बहुत कुछ लोग बोलते हैं बस बोलते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। ये अब मेरे घर वालों से पूछे कि वो क्या शरारती नहीं थी। ये दिल चाहता था कि सब मुझे पसंद करें। पीपल प्लीजर ना, मतलब किसी को, हाँ, मतलब टीचर को भी। जैसे कोई ऐसी शरारत याद है बचपन की जो कि उस वक्त तो कभी किसी को ना बताई हो कि आपने की थी, लेकिन अगर आज ऑनर बताना चाहें? बहुत सारी हैं एक जो कि बहुत ही बुरी थी, लेकिन बताती जरूर थी, और आई थिंक वो मेरी जिंदगी का बड़ा मजेदार, या शायद मैं कहती हूँ कि डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं। बहुत छोटी थी, अब्बा से बहुत ज्यादा क्लोज होती थी, तो हर वक्त उनके पीछे पीछे, सबसे छोटी थी तो जरा क्लोज भी थी, तो उनके साथ बैठी हुई थी, तो कहीं वो उठ के गए, तो मैं जो बैठी थी उनकी ऐनक पे बैठी, वो ऐनक टूट गई। तो मैं उठी और मैं कमरे से बाहर, तो बहुत बड़ी आवाज थी, मतलब वो 6 फुट के पूरे ही थे, वो बहुत लंबे चौड़े। तो पीछे से आवाज आई कि हु ब्रोक माई ग्लासेस, और आप चुप? नहीं, आई टर्न्ड अराउंड एंड आई सेड आई डिड, और मुझे गले लगाया। मैंने कहा कि बेटा आई एम सो ग्लैड, नेवर लाई इन योर लाइफ। आई थिंक वो एक इस किस्म की चीजें डिफाइनिंग होती हैं बच्चों की जिंदगी में, और इस चीज से भी डांट पड़ी कि कभी घर में जो काम करते हैं उनको कहीं मैंने बहुत नाराजगी से बहुत छोटी उम्र में ये कहा, वो जूस लेके जा रहे थे अब्बा के लिए, कि तुम्हारी क्या हैसियत है। कैन यू इमेजिन, 7-8 साल का बच्चा एक, उस पे जो मुझे डांट पड़ी है, वेरी गुड, कि आज तक मैं नहीं समझती। आपको बजी याद आते हैं? बहुत ज्यादा, बहुत मोहब्बत। आई थिंक वो मेरे बहुत करीब हैं, बड़ी चीजों में आई स्टिल। मैं कई दफा कहती हूँ कि अगर वो होते तो क्या करते, तो फिर समझ में आ जाती है, फिर मैं वही करती। ये बात भी आप दोनों में मिलती है ना, क्योंकि कासिम साहब को भी अपने अब्बा जी से बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। जी जरूर। हाँ, मैं फील कर रहा हूँ कि कुछ अरसे से ना, अब टीना जो है, जैसा कि आप सब जानते हैं, उनकी गुलकारी के बारे में तो मेरा कुछ कहना बनता ही नहीं है, लेकिन बहुत लर्नड, बहुत पढ़ी लिखी खातून, और जिसको हम कहते हैं कि मॉडर्न भी है, बड़ी लिबरल हैं, बहुत ज्यादा, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है जैसे कुछ अरसे से ये तसव्वुफ की तरफ भी माइल है। अच्छा। और मौलाना रूम के हवाले से भी और इकबाल के हवाले से भी, अगरचे इकबाल तसव्वुफ की उन्होंने 2-3 किस्में की हैं, उनमें से एक किस्म को मानते हैं, एक किस्म को नहीं मानते, लेकिन मुझे ये लगता है कि टीना, आप क्या महसूस करती हैं इस बारे में? आई थिंक सर्च हमेशा से थी मेरे अंदर। सर्च यही थी कि हम कौन है और कहाँ जा रहे हैं। आई थिंक वो हमेशा से मुझे कहीं ना कहीं, लेकिन कोई इतना अंदाज वो नहीं था कि मैं उसको इतना, आपने तो बहुत इसको भारी भरकम मेरे लिए कर दिया कि यहाँ से। आई थिंक सबकी तरह एक सोच, और क्योंकि मेरी कंपनी बहुत बड़े लोगों की थी, क्योंकि मैं उन शायरों में उनकी शायरी, शायरों में नहीं बल्कि, क्योंकि मैं फैज साहब से तो कभी मिली ही नहीं। अच्छा। उनकी पहली दफा मैंने उनकी डेथ एनिवर्सरी पे गाया, तो मेरा जो भी इमेज है फैज साहब का, वो मैं उनको शायरी से जानती हूँ। मुझे नहीं पता करना कि उन्होंने ये क्यों लिखा था और क्या, और ये जरूरी भी नहीं है मेरे नजदीक। इसी तरह जब मैंने शिकवा गाया तो मेरे लिए जरूरी नहीं था कि मैं किसी से इजाजत लूं कि अब इकबाल को कैसे गाना चाहिए। I'd like to do him the way I want to do it. आई थिंक मेरे लिए काबुल से चलते हुए लोग कहते हैं तुमने फैज बहुत गाया, क्यों गाया? उसकी वजह बहुत ज्यादा लिंक उसका मेरा वो साल थे कि जिसमें कि मुझे सवाल के जवाब मुझे फैज साहब की शायरी में मिले थे, ऑफ ह्यूमनिज्म,
बिकॉज मुझे तो यही समझ में आती थी, और मुझे नहीं समझ में आती थी कि आप डिविजनिंग कैसे करते हैं, मतलब फर्क क्या है। वो फर्क का एक क्वेश्चन तो सारी रहा और उसके बाद पहले रूमी का शौक हुआ, और फिर लोग भी मिलते गए इस किस्म के। एनमेरी शिमेल के साथ एक पूरी अगर आप शाम गुजार लें सिर्फ उनकी कंपनी में बैठ के और उनसे बातें करें, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कितना ज्यादा। रूमी के मज़ार पे मैं उस वक्त गई थी जब मुझे रूमी के बारे में शायद पता भी नहीं था इतना। तो ऐसा लगता था कि पहले घूम आओ फिर बताते हैं कि कौन है ये। दुनिया में मैं भी गया हूं। आई थिंक मेरे लिए इसको मैं किसी बहुत भारी चीज के नीचे नहीं, मैं ये कहूंगी कि आई थिंक हम सब ये सोचते हैं, हम सब अंदर ये जानते हैं, हम सब ये अंदर जानते हैं कि खून एक है, इंसान एक ही तरीके से सोचता है, ह्यूमन इमोशंस कभी नहीं बदले। फलसफा उठा लें आप, वेस्ट का उठा लें, हमारे यहाँ का एक ही बात की जाती है, समझ ही नहीं आती लोगों को, मुझे नहीं समझ में आती। तो आई थिंक पहुंचना एक मंजिल तक है सबने। अच्छा, कभी आपका जी चाहा कि, मतलब मेरा तो जी चाहता है कई दफा जब मैं कलाम सुनता हूँ सूफियाना या कोई और, तो मैं एक वजद सा मुझ पे तारी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप पे भी होता है? एब्सोल्युटली। उसका इजहार आप कैसे? आई थिंक मेरे आंसू। अच्छा ज्यादा। अच्छा, मुझे तो ना खुद पर काबू पाना पड़ता है बहुत ज्यादा। मैं तो उठ के तो धमाल डालना चाहता हूँ मैं। हाँ, मैं टकराना चाहता हूँ अपने आप को, पता नहीं क्या कुछ मुझे फील होता है उस वक्त ना, क्योंकि मेरे ख्याल में कहते हैं ना सूफी जो हैं वो उदास इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको याद है कहीं ना कहीं कि वो कहाँ से आए हैं। हाँ, वो एक तभी वो रूमी की जो मसनदी शुरू हुई नवाई में से होती है कि वो एक बांसुरी का टुकड़ा है जो अब फ्लूट बन चुका है, वो खुश्क बांसुरी का टुकड़ा है, लेकिन वो ये कहता है कि तुम लोगों को पता ही नहीं है, वो बांसुरी कह रही है ना, पता ही नहीं है कि मैं तो कहाँ से कट के आई हूँ, मुझे उधर ही जाना है, उसी नैसा में यानी बांस के जंगल में। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं अगर इस बारे में मैं कहूँ कि रूह क्या जो भी चीज अंदर है उसका कनेक्शन कभी टूटा नहीं है। नहीं टूटा, वो टूटता नहीं है। लोग कहते हैं आप जोड़ें कनेक्शन, जोड़ना नहीं पड़ता, वो टूटा ही नहीं है कभी। नहीं है वो, आप बस वो सिलवटें निकाल दें। जबरदस्त, बहुत अच्छी बातें हो रही हैं। अच्छा, क्यों ना खाने पीने की बात की जाए? हाँ? बहुत ज्यादा शौक है। अच्छा, बहुत ज्यादा शौक है? बहुत ज्यादा। पाकिस्तानी खाना खाती हैं? कौन सी फेवरेट डिश है सबसे ज्यादा जो पसंद है? अभी मैंने आपसे ये पूछना है कि आपको खाना बनाना भी आता है या नहीं आता है? आता है। अच्छा। आई थिंक मुझे जो मेरा स्ट्रेस बस्टर है ना वो खाना बनाना है। अच्छा। आई लव, आई थिंक कोई एक पुराना कि वो कौन सी हजारों साल पुराने के इंसान की एक सर्वाइवल वाला जो होता है ना। हाँ जी। खाना जो है वो बड़ा, आप करते ही सब कुछ इसलिए है कि आपने 3 रोटी खानी है। असल में सारी कहानी यही है, उसको आप गाने का नाम ले लें आप ये सही है सारी कहानी। तो सबसे अच्छा क्या बनाती हो, सबसे ज्यादा शौक से क्या खाती हैं? अच्छा, मुझे कहा जाता है कि मैं पुलाव अच्छा बनाती हूँ। वाह। और आलू गोश्त अच्छा बनाती हूँ। मैं वैसे कहने वाली थी, ये देखिए पता क्या, ये जो कासिम साहब साथ बैठे ना, जहाँ पे आलू गोश्त का जिक्र आएगा, कासिम साहब कहेंगे मियां साहब को भी आलू गोश्त बहुत ज्यादा पसंद है, कासिम साहब को भी। और जब कासिम साहब खाते रहेंगे साथ में कहेंगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आलू गोश्त बना हुआ, इसके ऊपर पूरा एक हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनको भी आलू गोश्त और पुलाव, ये 2 उनकी फेवरेट डिशेज है उनकी। मैं नहीं बनाने वाली। और ये जो कहते हैं ना जी पाए शाये, हाँ जी, ये वाइट डिश है जो उन्हें पसंद नहीं है। अच्छा, लेकिन हमने तो कहा पाए का बहुत ज्यादा सुना है ना। नहीं, ऐसी मिजाज में बिल्कुल है ना, हम सब लोगों ने। या फिश खाते हैं। जब मेरे पास आए थे वहाँ ऑस्लो, अच्छा, तो वहाँ जो हमने जो एक क्वाइट लंच होता है। आप ऑस्लो में क्या कर रहे थे? मैं एम्बेसडर। अभी हम लोग वहाँ एक फेस्टिवल करके आए। अच्छा, नहीं, मैं था 97 में। या तो वहाँ भी हमने जो क्वाइट लंच था उसमें भी हमने वो खाई फिश,
और बाद में जब वॉक कर रहे थे हम सड़क पे तो उस वक्त भी हम गए तो वो तो नॉर्वेजियन फिर हमने सामन खिलाई होगी। जी वो तो क्या बात है, उसका जवाब ही नहीं उसका। बिल्कुल। हाँ, तो अच्छा, तो शॉपिंग भी करती हैं शौक से? अच्छा, वो मेरा ख्याल में नहीं करती, मेरा ख्याल मेरा दादा। अच्छा नहीं, मैं आपको बताऊं, आई डू इट मोर आउट ऑफ वो एक नर्वस एनर्जी होती है ना। हाँ जी। थेरेपी की तौर पे। अच्छा, और वो भी किस चीज की शॉपिंग प्लीज आप नोट करें, मुझे चीज बहुत पसंद है। ऐसी सी चीजें ले आऊं, लेकिन ब्लू चीज खाने, ब्लू पसंद है, ग्रीन पसंद है। कैसे करती है? मैंने अपने अब्बा की ट्रेनिंग में बहुत शौक से खाते थे। हमारे यहाँ बल्कि फेंक दी थी किसी हमारे। ये फ्रेंच डेलिकेसी है ये। अच्छा, ब्लू चीज। शो समथिंग मे बी फ्रेंच। हमारे घर में जो काम करते थे तो उन्होंने कहा फेंक दिया, बहुत खराब हो गया था वो। अब उस जमाने में पता नहीं कहाँ बाहर से आती थी। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आपने किसी इंटरव्यू में ये कहा था कि आप गजल गायकी में मेहदी हसन, मलका पुखराज, बेगम अख्तर, मुख्तार बेगम, फरीदा खानम से मुतासिर हैं। बिल्कुल। लेकिन इन सब बिल्कुल डिफरेंट अंदाज आपका ये कैसे हो गया? अगर क्योंकि अक्सर लोग होते कॉपी करना शुरू हो जाते हैं ना। ये एक आई थिंक हर बच्चे को सिखाया जाता है आर्ट में, दुनिया भर में, कि सबसे पहले यू फॉलो मास्टर, ठीक है, और उसके बाद आपका अपनी पर्सनालिटी डेवलप होनी शुरू होती है। अगर आप वहीं ठहर जाएं तो वो आपकी मर्जी, आपका वो मकाम है। बड़ी अच्छी बात कर रही हैं आप, बिल्कुल ठीक है। कई लोग वहीं रुक जाते हैं, अपने अपने मकाम की बात है। रूमी ने यही कहा था ना कि प्याला जितना होगा उतना ही, तो प्याला गहरा करने वाली बात है। अगर, और उसके लिए पंजाबी में कहते हैं कि थोड़ा सा जरा तप्पड़ भी चाहिए होते, ही कहते हैं हम। एक आदमी आपको ज्यादा बेहतर। एक अहम सवाल छोटा सा मैं भी कर लूं। जी जी। आलू गोश्त आपको बनाना आता है? हाँ जी बिल्कुल। खिलाना भी आता है? मैं कहने लगी थी, मैंने कहा कि अगर आप तो कराची आए हैं तो जरूर तशरीफ लाएं मेरे यहाँ। और नहीं प्लीज आप बाकी तो नहीं पता, लेकिन मैं तशरीफ ले बिल्कुल आप। और फिर मेरा ख्याल है कि पूरे महीने का जो राशन है वो आपकी ग्रॉसरी सारी खत्म हो जाएगी अगर आप अब्रार को इनवाइट। और अगर हमारा प्रोड्यूसर भी साथ चला। आप हमें डोंट अंडर एस्टिमेट ऑफ कराची आई, हम कराची वाले भी बहुत बड़े दिल वाले हैं। अच्छा, और ऊपर से मुझे थ्रेट मिल रही है कि ये आप लोगों की जो सारी बातें की काट देनी है। ऐसी की तैसी। अच्छा, ये बताएं कि आप मूवी देखती थी? क्योंकि काशमी साहब आप लोगों को काफी चीजें मिल रही हैं। आई लाइक मूवीज। किस किस्म की देखती थी? पाकिस्तानी या इंग्लिश या? एक्चुअली कभी ये मैंने नहीं मुआवजा किया कि पाकिस्तानी है या इंडियन है या फ्रेंच है। फिल्म होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बस। इट डजंट मैटर, अच्छी होनी चाहिए। तो फेवरेट एक्ट्रेसेस? इसमें मेरा कोई इतना बहुत रियाज नहीं है। बट मेरिल स्ट्रीप इज माय एब्सोल्यूट फेवरेट। मेरिल स्ट्रीप इज माय एब्सोल्यूट। अच्छा कासिम साहब, अब मैं जो बात कहने जा रही हूँ ना, मुझे पता है आपने पहले तो उस पर हैरत का इजहार करना है, फिर आपने कहना ये क्या बात हुई, क्योंकि बस खत्म हो गया है। भारत। अब मैंने आपको सब कुछ कह दिया था तो आपने नहीं कहा। खैर, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपकी नसानी साहिबा का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं तो तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ और मुझे तो खुशी हो रही है कि आज टीना के साथ बैठने का मौका मिला और उनकी इस बात की भी ज्यादा खुशी है कि यहाँ आने से पहले वहाँ बड़ी मजेदार बात जिनसे आप असल में और मैं इसीलिए वो बात कह रहा था मैं कि अगर मुझे पहले पता होता कि इतनी अच्छी गुफ्तगू करती हैं, हम सवाल ही न करते। आज मैं बिल्कुल चुप रहती और ऐसे इशारा कहती मैम आप स्टार्ट हो जाती, हम सब सुनते रहते। मुझे बहुत मजा आया, इतनी मजेदार बातें करके। कासिम साहब आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया और आपका मैम बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम देखने वालों का शुक्रिया। और मुझे पता है हम सबको यकीन है आप लोगों को आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। फीडबैक देना आपने नहीं भूलना। और अभी यहाँ पे एंड नहीं है क्योंकि टीना सानी साहिबा सामने बैठी है और अगर मैं अपना अब्रार को आप सबका फेवरेट गाना ना सुनूं तो मेरा भी आपका भी? हाँ। अच्छा, आपको पता ना वैसे हमने कौन सा गाना इनको कहना है? क्योंकि अभी हमने डिसाइड किया था, क्योंकि मैम आपका जो गाना अखा छम छम रखियां काफी मुश्किल पंजाबी है लेकिन
इतना अच्छा लगता है, और मेरे जैसे अबराज जैसे बेसुरे लोग जिसको गाते रहते हैं। हाँ जी हाँ जी तो हम चाहेंगे कि प्रोग्राम के एंड पे आप ये सुनाएं। ना तू सुनिया ना दसिया अखा छम छम वसिया हाय अखा छम छम वसिया दिला दिया गला दिला विच रह गया वे ना तू सुनिया ना दसिया अखा छम छम वसिया।